अब दूसरा क्लोनिंग, जरा समझें, बड़ी इंपॉर्टेंट तकनीकी है क्लोनिंग। क्लोनिंग को हिंदी माध्यम में समरूप कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब होता है समरूप, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, क्लोनिंग का संबंध सिर्फ जंतुओं से है, वनस्पतियों से नहीं है। वनस्पतियों में स्वयं क्लोनिंग पाई जाती है। आप चाहे गुलाब की टहनी को एक जगह से काट करके दूसरी जगह लगा दीजिए, वहां उग जाता है। बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, टिश्यू कल्चर होता है। लेकिन इसीलिए क्लोनिंग का संबंध सिर्फ किससे है? सिर्फ जंतुओं से, एनिमल से। सिर्फ जंतुओं में क्लोनिंग की जाती है, वनस्पतियों में नहीं। और ये क्या है, अर्थात क्लोनिंग की परिभाषा क्या है? जब किसी जीव का, कोशिका का, टिश्यू का, अंग का समरूप तैयार किया जाता है तो उसे क्लोनिंग कहा जाता है। जब देखिए, एक शब्द यूज होगा सिंगल पेरेंट, जब एकमात्र जनक से, अभी संतति पैदा करने के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत होती, जब एकमात्र जनक से, सिंगल पेरेंट से, जब सिंगल पेरेंट से, जब एकमात्र जनक से जीव का समरूप तैयार किया जाता है, समरूप तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसी को क्लोनिंग कहा जाता है। अर्थात देखिए, सामान्यतः अगर प्राकृतिक रूप से जीवन आप देखें तो मां और पिता के सहयोग से है, मेल और फीमेल के सहयोग से, फीमेल और मेल के सहयोग से ही जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन क्लोनिंग में इसको नकारा गया है। क्लोनिंग में कहा गया है सिर्फ फीमेल से भी हो सकता है, सिर्फ मेल से भी हो सकता है कि नहीं? और ऐसा कैसे होगा? ऐसा देखिए, इस प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है क्लोनिंग का? देखिए, जिसकी भी क्लोनिंग करनी हो उससे एक सोमैटिक सेल लिया जाता है। क्लोनिंग में आप बाल से भी जीव बना सकते हैं, नाखून से भी बना सकते हैं, मूत्र से भी बना सकते हैं, पसीने से भी बना सकते हैं। पहले लोग इसको अंधविश्वास कहते थे। हनुमान जी का जन्म हुआ, लोग कहते थे कि पसीने से कैसे जन्म हो सकता है, मूत्र से अब भारतीय वैज्ञानिकों ने बना दिया, क्लोनिंग कर दिया, तो अब लगने लगा कि ये तो भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिकता थी, बहुत बड़ा वैज्ञानिक उद्घाटन था। भारतीय संस्कृति धार्मिकता, आध्यात्मिकता के माध्यम से वैज्ञानिकता के द्वार खोलने वाली संस्कृति रही है। तो प्रक्रिया क्या रही? जैसे सोमैटिक सेल है, जैसे सोमैटिक सेल है, जरा ध्यान देंगे, कायिक कोशिका है, जैसे कायिक कोशिका। कायिक कोशिका मतलब काया माने शरीर, शरीर की कोई भी एक कोशिका लीजिए, उससे आप न्यूक्लियस को निकाल लीजिए। ये देखिए न्यूक्लियस है, क्योंकि जिसकी क्लोनिंग करना होता है उसके न्यूक्लियस की जरूरत होती, उसके नाभिक की जरूरत होती, उसके नाभिक को निकाल लीजिए। फिर एक डीन्यूक्लिएटेड यक सेल ले आइए, आजकल तो आर्टिफिशियल भी बन जाता है, डीन्यूक्लिएटेड यक सेल। देखिए ये एक, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज डीन्यूक्लिएटेड, डीन्यूक्लिएटेड यग सेल है। ये नाभिक रहित अंडाणु कोशिका है, हिंदी माध्यम में नाभिक रहित अंडाणु कोशिका। अब इसमें इसको आप मिला दीजिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी से, तो इसमें आपने मिला दिया, ये देखिए एक नई कोशिका तैयार हो गई। अब इसी को थोड़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया से डेवलप कर दीजिए, तो ये भ्रूण के रूप में डेवलप हो जाता है। और फिर इसी को सैरोगेट मदर में या तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए या सेम मदर में इंप्लांट कर दीजिए। तो एक कोई मदर चाहे सैरोगेट को ले आइए, किराए की मां, जो लोग कई लोग अपने यूट्रस को भी किराए पे उठाते हैं, जैसे रूम किराए पर उठाया जाता है, उन्हें सैरोगेट कहा जाता है, सैरोगेट मदर। और फिर उसी से जानते हैं 9 महीने, 9.5 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हो सकता है। यद्यपि मनुष्यों में इसको रोक है, मनुष्यों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जंतुओं में, जानवरों में इसका प्रयोग तो हो ही रहा है। जैसे करनाल में, हिसार में, मखदूम मथुरा में, जोरबीर बीकानेर में, है कि नहीं, बहुत सारे जगहों पर क्लोनिंग हो रही है। तो देखिए, जब क्लोनिंग की बात हो तो क्लोनिंग सिर्फ मनुष्यों में प्रतिबंधित है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में
ह्यूमन बीइंग्स में, मानव जाति में इस पर रोक है, बट एनिमल्स में, जंतु में तो रोक नहीं है ना। तो आप समझ गए कि क्लोनिंग क्या है। जब एक मात्र जनक से किसी जीव का समरूप तैयार किया जाता है उसे क्लोनिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिसकी भी क्लोनिंग करनी होती है उसे एक सोमेटिक सेल लिया जाता है, फिर डी न्यूक्लिएटेड एक सेल से उसके नाभिक को निकाल करके मिला दिया जाता है और फिर उसको विकसित कर लिया जाता है। बेसिकली प्रोसेस कम पूछा जाता है क्लोनिंग क्या है, इससे लाभ और चुनौतियां क्या है। तो बेसिकली उस प्रश्न पे आया जाए जहां से मेंस का कंसर्न है, तो इससे लाभ क्या है। देखिए क्लोनिंग से क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ है कि बहुत सारे जीव समाप्त हो जा रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। एशियन लायन समाप्त हो गया, डोडो पक्षी समाप्त हो गई। अगर ये तकनीकी होती तो उसको तो कम से कम बचा लेते। बहुत सारे जानवर बहुत कम संख्या में बचे हैं, जैसे हांगुल हिरन है, मात्र 37 बचा हुआ है। जैसे कस्तूरी मृग, डस्क डियर है, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले क्षेत्र में है, वो 200 से भी कम संख्या है। जैसे संगाई हिरण है, जो मणिपुर के लोकटक झील के केबुल लामझाओ द्वीप पर रहता है, उसकी संख्या भी जानते हैं 100 से कम बची हुई है। बहुत सारे जगह बाघ की संख्या, टाइगर की संख्या, कई जगह लॉयन की संख्या, कई जगह हाथियों की संख्या, एलिफेंट की संख्या घट रही है, रैनसोरस गैडे की संख्या घट रही है। तो कम से कम संरक्षित प्रजातियों, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती। संकटग्रस्त प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज की संख्या बढ़ाई जा सकती है, की संख्या बढ़ाई जा सकती। भाई मनुष्य में तो उपयोग है नहीं, इसलिए मानव की बात ही नहीं करना। दूसरा, इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिल सकता, बायोडायवर्सिटी, इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिल सकता है। अच्छा, तीसरी बात, इससे मानव के उपयोग वाली, जानते पशुओं, जैसे बहुत सारे पशुओं का उपयोग मेडिसिन में होता है, तो जो पशु हैं उसका तो उपयोग नहीं कर सकते। बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे हिरन है, जैसे कस्तूरी का ही प्रयोग बहुत सारे ड्रग्स में होता है। लेकिन जो आप क्लोनिंग करेंगे उसका तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भाई जीव की परिभाषा क्या है, जो यज्ञ सेल और स्पर्म सेल से बनता है उसी को जीव कहा जाता है। लेकिन अगर आप यज्ञ सेल स्पर्म सेल की परिभाषा अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर आप फंसेंगे नहीं। अगर वैसे जीव को मारेंगे तो जेल चले जाएंगे, तिहाड़ जेल। लेकिन अगर आपने जो लॉ की परिभाषा है, लॉ की परिभाषा के अनुसार अगर आपने जीव को प्रभावित नहीं किया तो कोई कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसका मतलब कानून से बचाव हो सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि मानव उपयोग वाले जीवों की क्लोनिंग की जा सकती है। मानव उपयोग वाले जीवों की क्लोनिंग की जा सकती है, जीवों की क्लोनिंग की जा सकती है। अच्छा, पशुओं की नस्लों को उन्नत किया जा सकता है, पशुओं की नस्लों को उन्नत किया जा सकता है। और पांचवा, एक नई तकनीकी है, यह एक नई, और कोई चीज नया है उसका स्वागत होना चाहिए। नए का स्वागत और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो ये इससे लाभ है। लेकिन चुनौतियां क्या है, जिसके नाते इसका सीमित उपयोग हो पा रहा है। चुनौतियां, चिंताएं, आशंकाएं क्या है, इसी के नाते बल्कि इस टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाया है। सबसे पहले इस तकनीकी का दुरुपयोग हो सकता है, मनुष्य की कोई क्लोनिंग कर सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, इस तकनीकी का दुरुपयोग हो सकता है। दूसरी चुनौती क्या है कि अगर पशुओं के लिए इसकी क्लोनिंग की जाएगी तो मानव जिसको महत्वपूर्ण समझता है उसकी तो क्लोनिंग करेगा, लेकिन जिस पशु के महत्व को अभी तक नहीं समझ पाया उसको छोड़ देगा। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान भी तो सीमित है, जिन चीजों को महत्वपूर्ण समझ पाया आज तक महत्वपूर्ण माना है, और जिसको उसने नहीं समझ पाया उसको महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो इससे क्या होगा कि कुछ चीजों की क्लोनिंग को बढ़ावा मिलेगा और कुछ चीजें छूट जाएंगी। अर्थात इससे केवल उपयोगी पशुओं के
की ही क्लोनिंग होगी, और बहुत सारे जानते जो परितंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इकोसिस्टम के लिए, उनका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो उपयोगी पशुओं के क्लोनिंग को बढ़ावा मिलने से परितंत्र प्रभावित होगा। क्लोनिंग को बढ़ावा मिलने से इकोसिस्टम प्रभावित होगा। इकोसिस्टम प्रभावित होगा। और तीसरा, ये तकनीकें भी शुरुआती दौर में है, बहुत सारे रिस्क का, बहुत सारे जोखिम का अनुमान नहीं हो पाया। जैसे डॉली भेड़ में 3 साल में ही गठिया रोग हो गया, जबकि बड़ी रोती थी डॉली, बहुत रोती थी, बहुत चिल्लाती थी, इसलिए उसको मारने का आदेश दिया गया लंदन के हाई कोर्ट के द्वारा। भेड़ों में 10-11 साल के बाद गठिया रोग होता है, और गठिया रोग में बहुत दर्द होता है, और सारी भेड़ें रोती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनको ठंडी लग रही, ठंडी नहीं लग रही, रो रही हैं। तो शुरुआती दौर में होने के कारण इस तकनीकी, अब डॉली भेड़, इसलिए डॉली भेड़ को मारा गया। डॉली भेड़ को बनाने के बाद उसको 3 साल में ही गठिया रोग हो गया। सोचिए, 3 साल में ही, जबकि गठिया रोग 9-10 साल से पहले तो होता ही नहीं भेड़ों में, सामान्यतः नहीं होता, जनरली नहीं होता। इसका मतलब यह तकनीकी शुरुआती दौर में है, अभी बहुत सारे जोखिम का अनुमान नहीं हो पाया। यह तकनीकी शुरुआती दौर में, यह तकनीकी शुरुआती दौर में है, जिसके नाते बहुत सारे जोखिम का अनुमान नहीं हो पाया। दौर में है जिसके नाते बहुत सारे रिस्क का, जिसके नाते बहुत सारे रिस्क का अनुमान नहीं हो पाया। इस बिंदु को भी जानते हैं आप, शामिल करेंगे। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग की तकनीकी क्या है, इससे क्या लाभ और चिंताएं हैं, तो उसको समझा ले जाएंगे। अर्थात ये भी हम लोगों ने फिनिश